मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बाबल बैट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो क्लास होने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ख़ास तौर से हम बात करें तो पशु परिचर के बारे में, पशु परिचर की लेवल की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो ठीक से इसको समझना है। तो क्लास का हमारा टाइटल है आधुनिक विश्व में चरवाहे, जिसको इंग्लिश में शेफर्ड्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड बोलते हैं। चरवाहे और चारागाह है, ये दो एक जैसे शब्द हैं, इनको ठीक से समझना है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ कि चारागाह है मतलब पास्चर क्या होता है। वह स्थान जहाँ पशुओं को मुक्त रूप से चराते हैं। इसमें पशु ज़मीन पर उगे हुए चारे को अपने आप खाते हैं, अर्थात पशुओं के चरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि या भूखंड जिसमें घास, दाल या अन्य पौधे होते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। वह रुचिकर भी होते हैं, जो कि किसके लिए काम आएगा? मवेशियों, घोड़ों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए। मवेशी मतलब गाय भैंस, जुगाली करने वाले और जानवरों के लिए भी अहम स्रोत होता है, जिसका उपयोग पशुओं को चराने के लिए, वन्य जीवों के लिए, आवास के लिए व जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये चारागाह है जिसमें पशु चरते हैं। पशुओं को चरने के लिए जो जगह होती है जहाँ पे घास, दाल और अन्य प्लांट भी होते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होंगे, जो जुगाली करने वाले व अन्य पशुओं के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन आए तो ऐसे पूछ सकते हैं आपकी, चारागाह क्या होता है? तो वह क्षेत्र जहाँ पे क्या है, पशुओं को चराया जाता है। इसी से रिलेटेड बात करें तो दुनिया में लगभग चारागाह जो भूमि की बात करें तो 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 54%, 54%, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि कितनी जगह और कितने परसेंट है। इसके बाद में इंडिया की अगर बात करें तो थार रेगिस्तान जो राजस्थान में है से लेकर हिमालय के पास घास के मैदानों तक चारागाह भूमि है। तो ये आपको लोकेशन पूछ सकते हैं कि मोस्टली जो इंडिया की बात करें तो चारागाह के लिए उपयुक्त भूमि कहाँ से कहाँ तक है? थार रेगिस्तान मतलब जैसलमेर के आसपास से लेकर हिमालय तक ये मेन एरिया है। इसके अलावा घास के मैदान, पठार भी हैं इसमें। लेकिन आगे जो बात करें, हालांकि इंडिया में अब मतलब आज के टाइम की बात करें तो घास के मैदानों का संरक्षित क्षेत्रफल बहुत कम हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है चारागाह के लिए। तो ये चारागाह था। अभी जो हम बात कर रहे हैं वह है चरवाहे। चरवाहे को इंग्लिश में शेफर्ड्स बोलते हैं, गडरिया बोलते हैं, गल्लाबान बोलते हैं, गवाला बोलते हैं, ग्राम पादरी भी बोलते हैं। इनको धर्मगुरु की संज्ञा भी दी जाती है। तो इतने सारे इसके नाम हैं, आपको ये ठीक से याद रखना कि चरवाहे क्या होता है। शेफर्ड का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये बताया कि शेफर्ड जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति या लोगों के समूह की सुरक्षा करना, गाइड करना और उन पर नज़र रखना। तीन बातें लिखी हैं इसमें। कोई भी जो व्यक्ति है या लोग हैं उसका जो समूह की सुरक्षा करना, इसलिए इनको धर्मगुरु, गवाला, ग्राम पादरी, मार्गदर्शन और उन पर नज़र रखने वाला, ये तीनों भूमिकाएं अदा करता है। उस शब्द का नाम है शेफर्ड। शेफर्ड मतलब चरवाहे, जो पशुओं को चराते हैं। ऐसे लोग जो अपने जीवन का निर्वाह हेतु क्या करते हैं या भरण पोषण करने हेतु क्या करते हैं? घूम फिर कर पशुओं को चारण करते हैं। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट इसका आंसर है। मतलब चरवाहे क्या होते हैं? घूम फिरकर पशुओं का चारण, मतलब पशुओं को चराते हैं, उनको चरवाहे कहते हैं। ये इनका काम है ऊपर। चरवाहा की किसी टोली के पास क्या क्या मिल सकता है? भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड। झुंड किसके लिए वर्ड यूज होगा? गाय भैंस के लिए। तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशियों की टोली भी होती है। इसके बाद में कुछ वर्ड हैं जो बार बार आगे आएंगे इस लेसन में। बहुत ही बड़ा लेसन है, थोड़ा आराम से ठीक से समझना है इसको। ऐसे लोग, घुमंतु मतलब घूमना फिरना। ऐसे लोग जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि अपनी रोजी रोटी या भरण पोषण के लिए या जुगाड़ के लिए यहाँ से वहाँ घूमते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? घुमंतु। घुमंतु मतलब घूम के फिरने वाला।
तो घुमंतू चरवाहे व उनकी आवाजाही, ये हमारे लेसन का टाइटल है, ये लेसन की हेडिंग है। घुमंतू चरवाहे व उनकी आवाजाही, मतलब घुमंतू चरवाहे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में रहते हैं। तो 4 नाम बार बार आगे इस लेसन में आएंगे, तो इनको ठीक से याद करना है। पहाड़ी क्षेत्र वाले घुमंतू चरवाहे, पठारी वाले, मैदानी वाले, रेगिस्तानी वाले। तो ये 4 नाम है। 4 में जो पहला जो नाम है पहाड़ी क्षेत्र, ये एक साथ हम पढ़ेंगे, तीनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। तो पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन कौन से पशु रखे जाते हैं? भेड़, बकरियां तथा कुछ जगह पर गाय, भैंस और याक। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे याक भी रखा जाता है। पठारी, मैदानी, रेगिस्तानी की बात करें तो भेड़ बकरियों के अलावा गाय, भैंस, बैल, ऊँट और गधा पालते हैं। तो ये यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि घुमंतू चरवाहे कौन कौन से क्षेत्रों में रहते हैं। तो कोई इनमें से 3 नाम होंगे तो उपरोक्त सभी आंसर आ सकता है। भी कौन से क्षेत्र में कौन सा रहता है, पहाड़ी क्षेत्र में कौन से पशु मुख्यतः पाले जाते हैं। जैसे याक जो आंसर है ये अलग है, यहाँ इसमें ऊँट नहीं है, यहाँ ऊँट है। यहाँ गाय भैंस है, गाय भैंस कॉमन है, भेड़ बकरियाँ भी कॉमन है। गाय भैंस भेड़ बकरी तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ याक और यहाँ पे ऊँट ये अलग है। तो ऊँट किस में है? पठारी, मैदानी और रेगिस्तानी में। और पहाड़ी में क्या है? याक है। तो इसको ठीक से याद करना है। अभी जो 2 स्लाइड आ रही हैं इस लेसन की पूरी समरी है, बहुत ही ठीक से इसको समझना है, गौर से समझना है। इंडिया में क्या, उसके बाद में कौन से क्षेत्र, कौन से राज्य, कौन से समुदाय और किस टाइप का पशुपालन, कौन से पशु रखते हैं। यह एक ऐसी स्लाइड है, इस लेसन में टोटली हमारे यहाँ 56 स्लाइड है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसमें से क्वेश्चन फिक्स आएगा, एक तो आना ही आना है, 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। तो बहुत ही ठीक से इस स्लाइड को याद करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ टाइटल डाला कि इंडिया की बात करें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चरवाहों के प्रकार। तो कौन से प्रकार है? सबसे पहले लिखा है 2 प्रकार है यहाँ पे, पहाड़ी क्षेत्र के चरवाहे और पठारों, मैदानों व रेगिस्तानी क्षेत्रों के चरवाहे। तो 2 पार्टों में बांट दिए हैं। पहले इंडिया को 2 क्षेत्रों में, 2 रीजन में बांट दिया। अब कौन कौन से राज्य में बांट दिया वो आगे मैंने यहाँ लिखा है। तो पहाड़ी क्षेत्र के चरवाहे हैं कौन से राज्य में मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ 4 स्टेट के नाम लिख रखे हैं। सबसे पहले लिखा है जम्मू कश्मीर, उसके बाद में लिखा है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में लिखा है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में लिखा है उत्तराखंड। ये 4 जो नाम हैं ये राज्य कौन से क्षेत्र में आएंगे? पहाड़ी क्षेत्र में आएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पठारों की, मैदानों की या रेगिस्तानों की, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट इसमें हैं और इसमें 4 स्टेट हैं। टोटल ये 13 स्टेट आपको नाम याद करने। तो 4 स्टेट किस में आएंगे? पहाड़ी क्षेत्र में। 9 स्टेट किस में आएंगे? पठारों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में। तो सबसे पहले यही आपको किसने याद करना कि इंडिया में जो चरवाहे हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? पहाड़ी में बांटा गया है और पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में बांटा गया है, 2 प्रकार। अब बात करें जो स्टेट थे उनके कौन कौन से समुदाय हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कोई भी एक नाम आपसे यहाँ पूछा जाएगा। जैसे यहाँ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो किस टाइप का यहाँ समुदाय है, कैसे लोग यहाँ चरवाहे रहते थे? गुज्जर, बकरवाल। उसके बाद में हिमाचल की बात करें तो गद्दी, उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, अरुणाचल की बात करें तो मनप्पा, राजस्थान की बात करें जो पश्चिमी राजस्थान है खास तौर से रायका, जिसको रेवाड़ी भी कहते हैं, बंजारा जो पूर्व साइड में है वहाँ पे है। गुजरात की बात करें तो मल्हारी है, यूपी, एमपी और पंजाब तीनों को एक साथ पढ़े तो बंजारा है। महाराष्ट्र में मुख्य तो है धनगर या धनखड़ बोलते हैं और बंजारा भी है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तीनों को एक साथ, जैसे यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश को एक साथ याद कर सकते हो, ऐसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद में जो था तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को एक साथ याद कर सकते हो। इसमें 3 समुदाय मिलते हैं, गोल्ला, कुरुमा, कुरुबा। ये तीनों किसमें है? तेलंगाना में भी है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। मुख्य रूप से कर्नाटक में पूछा जाता है अगर क्वेश्चन बनता है तो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो किस टाइप का पशुपालन, किस टाइप के यहाँ पे पशु रहते थे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो समुदाय का आंसर क्या था? गुज्जर और बकरवाल। लेकिन पशुपालन की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या, भेड़ बकरी और कुछ गाय भैंस भी पालते हैं। ये पीर पंजाल जगह का नाम है यहाँ पे। अगर हिमाचल की बात करें तो गद्दी समुदाय है और भेड़ बकरियाँ, और मोस्टली इस नंबर में उनसे ऊन कतरन का काम किया जाता है। उसके बाद में अगर उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, भेड़ बकरी इसमें। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मोनप्पा, इसमें कौन सा एनिमल? याक, जो टिपिकल मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे ऊँट है। राजस्थान में पशुओं की बात करें तो भेड़ बकरी, उसके अलावा क्या है यहाँ पे? ऊँट है। अगर गुजरात की
करें तो भेड़ मुख्य रूप से और कौन से रीजन में, कौन से क्षेत्र में, कच्छ के रण में। यूपी, एमपी और पंजाब की बात करें तो गाय, बैल और गधे। यहाँ पे गधा टिपिकल है, यहाँ पे याक टिपिकल है, यहाँ पे ऊँट टिपिकल है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुख्यतः भेड़ बकरी है, कुछ जगह पे क्या है गाय बैल और गधे भी हैं। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात करें तो भेड़ बकरी गाय भैंस चारों ही हैं इसमें। तो जो थोड़ा सा अलग है उसको ठीक से याद करना है। जैसे यहाँ पे क्या है मुख्यतः भेड़ बकरी जम्मू में, भेड़ बकरी यहाँ पे कॉमन है हिमाचल और उत्तराखंड में, याक टिपिकल अरुणाचल प्रदेश में, ऊँट टिपिकल राजस्थान में, गुजरात में मुख्यतः भेड़ ही है, गधे किस में मोस्टली यूपी, एमपी और पंजाब में, गाय बैल गधे और मुख्यतः भेड़ बकरी किस में है महाराष्ट्र में, बाकी गाय भैंस भेड़ बकरी कॉमन है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जितनी भी स्लाइड है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक क्वेश्चन फिक्स है, हो सकते हैं 2 क्वेश्चन इसमें आ जाएं, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद करना है। आगे वाली जो स्लाइड है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखे हैं जो इस लेसन में बार बार से दोहराए जाएंगे, इसलिए इनको एक साथ पहले ही याद कर लेना ताकि बार बार आगे जितनी भी स्लाइड में आएंगे ये नाम बार बार रिपीट होंगे, इसलिए पहले ही आप इसको ठीक से याद कर लो। सबसे पहले जैसे लिखा पहाड़ी क्षेत्र कि पहाड़ी क्षेत्र कौन से हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, पूर्व व मध्य इसके 2 रीजन हैं। शिवालिंग जो जम्मू में है हिमाचल में, लाहौल स्पीति ये हिमाचल के आसपास है, हिमालय उत्तराखंड के। इलाका की बात करें तो ये 2 इंपॉर्टेंट नाम है, भाभर और बुग्याल। तो दोनों को ठीक से देखना। बुग्याल में मैंने लिखा घास के जो मैदान है वो तो क्या बुग्याल है, और जो सूखे जंगल हैं वो क्या है भाभर है। इतने में क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। सूखे जंगल आंसर आएगा कौन सा इलाका, भाभर। और हरे घास के मैदान उत्तर आएगा बुग्याल। और भाभर में कौन कौन से रीजन में है, भाभर कहाँ कहाँ मिलता है, मतलब सूखे जंगल कहाँ कहाँ मिलते हैं, उत्तर आएगा कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं प्लस गढ़वाल इजिकल टू क्या होगा हमारे यहाँ पे भाभर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। इसके बाद में भाभर की डेफिनेशन और बुग्याल की डेफिनेशन लिखी गई है, तो अलग से आप याद कर सकते हो इसको। कुमाऊं व गढ़वाल के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका क्या कहलाता है, भाभर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। उसके बाद में अगर बुग्याल की बात करें तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित नेचुरल जो क्या है एरिया है, चरागाह का एरिया है के लिए घास के जो मैदान है, मतलब घास का मैदान तो है लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर। घास का मैदान नीचे भी हो सकता है ना, लेकिन ऊंचे पहाड़ भी ये इसके साथ ऐड है। मतलब बुग्याल में क्या होगा, ऊंचे पहाड़ भी होंगे, नेचुरल भी होगा और घास के मैदान होंगे। और इनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, 12,000 फीट से भी ऊंचे होते हैं। इसके बाद में कुछ और टर्म्स लिखे हैं, जैसे रिंगल क्या होता है, एक तरह का पहाड़ी बांस जिससे आगे मंडप झोपड़ी जैसा बनता है। ऊंचे मैदान को क्या बोलते हैं, धार बोलते हैं। और जो मंडप होता है जो झोपड़ी जैसा होता है वो किससे बना होता है, रिंगल एक बांस है, उसके साथ घास को मिला दिया जाए तो दोनों चीज़ों से बांस प्लस घास से क्या बन जाता है, मंडप बन जाता है। रबी व खरीफ, ये जिसने एग्रीकल्चर से पढ़ा है वो अच्छी तरह इसको जानते हैं। रबी वाली कौन सी फसल होती है, जो सर्दी वाली जो फसल होती है, गर्मी वाली होती है उसको खरीफ की फसल बोलते हैं। कटाई, अगर सर्दी की फसल है उसकी कटाई गर्मी स्टार्ट होती है तब होती है, लगभग गर्मी स्टार्ट होती है मार्च के बाद शुरू होती है। गर्मी वाली फसल कौन सी है, खरीफ की है। कटाई कब है, सितंबर और अक्टूबर के आसपास है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स लिखे, जैसे थार रेगिस्तान का क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर के निकट है, ऊँट का मेला लगता है बलोत्रा में। कोंकण क्षेत्र कौन से राज्य में है, तो आंसर आएगा महाराष्ट्र में। उसके अलावा परंपरागत अधिकार क्या होते हैं, परंपरा व रीति रिवाज के बेस पर मिलने वाला जो पावर होता है, अधिकार होता है, उसको क्या बोलते हैं, परंपरागत अधिकार बोलते हैं। ठूंठ क्या होती है, पौधों की कटाई के बाद ज़मीन के ऊपर जो रह जाने वाला जो जड़ होते हैं, जो पार्ट होता है उसको ठूंठ बोलते हैं। और धड़ी किसको बोलते हैं, राजस्थान के थार के इलाके के ऊँट पालकों को मारू मतलब रेगिस्तान, रायका और उनकी बस्ती को धड़ी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब किसकी, रायका की बस्ती, इतना याद कर लो इसमें, रायका की बस्ती क्या कहलाती है, धड़ी कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार इस लेसन में रिपीट होंगी। तो ये लेसन ठीक से यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो इसमें आए थे, घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एक फ्लो डायग्राम बनाया था उसमें ये सबसे पहले लिखा था, उसके 2 प्रकार लिखे थे, पहाड़ों में रहते हैं और पठारों मैदानों व रेगिस्तान में रहते हैं। सबसे पहले ये याद करना है।
इसके बाद में बात करें तो पहाड़ों में ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो कब स्टार्ट थे? 1850 के दशक में जीसी बानर्स ने कागड़ा के गुजरों की व्याख्या की थी। ये साइंटिस्ट है कोई, क्या व्याख्या की उन्होंने, उनके बारे में क्या बताया था? गुजर कहाँ थे? जम्मू कश्मीर में। पहाड़ियों में रहने वाले गुजर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं, मतलब इनको असली में इन्हीं को माना जाता था चरवाहे। लगभग नए के बराबर खेती करते थे। और गद्दियों की बात करें, ये स्टेट चेंज हो गया के पास भेड़ बकरियां, तो गुजरों के पास गाय भैंस। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से याद रखना। जो गद्दी थे उनके पास तो क्या है? भेड़ बकरियाँ हैं, लेकिन गुजरों के पास मोस्टली गाय भैंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोग जंगलों के किनारों पर रहते थे और दूध, घी और मवेशियों से मिलने वाली दूसरी चीज़ें बेचकर अपना पेट पालते थे। तो ये तो इनका काम था। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या है? गद्दियों के पास भेड़ बकरियाँ और गुजरों के पास गाय भैंस। ये मैं पहले शॉर्ट में भी बता चुका हूँ आपको। घर के जो आदमी थे, जो मर्द हैं, वो क्या करते थे? मवेशियों को चराते थे। औरतें सिर पर टोकरियाँ और कंधे पर हांडियाँ लटका कर हांडियों में क्या सप्लाई करते थे? दूध, मक्खन, घी। रोज़ बाजार जाती थी। गर्मियों में गुजर अपने रेवड़ों को लेकर प्राय ऊपरी इलाकों में चले जाते थे, जहाँ उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिलती थी, वे शीतोष्ण मतलब न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे, बल्कि उन जहरीले मक्खियों से भी छुटकारा मिलता था जो उस मैदान में क्या होती थी? वहाँ पे ज़्यादा होती थी। तो ये इनका वहाँ का रहन सहन के बारे में है। अब हम अलग अलग स्टेट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे सब स्टेट के बारे में बारी बारी से डिटेल पढ़नी है। 4 स्टेट हमारे किस में थे? 4 स्टेट किस में थे? पहाड़ी क्षेत्र में 4 स्टेट थे। तो जम्मू कश्मीर ये पहला स्टेट है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले। गुज्जर बकरवाल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस स्लाइड का। भेड़ बकरियाँ के बड़े बड़े रेवड़ भी रखते थे, भेड़ बकरियाँ मोस्टली। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। इसके बाद वे क्या? सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ़ से ढक जाती थी, तो वो शिवालिक की जो निचली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे डेरा डालते थे। बार बार ये लाइन आएगी, आगे भी आएगी। जब पहाड़ों पे सर्दी थी तब तो वो निचले पहाड़ियों में आ जाते थे, और पहाड़ियों पे जब गर्मी थी, ऊपरी पहाड़ियों पे गर्मी होती थी, तो ऊपरी पहाड़ियों में चले जाते थे। ऐसे ही उनका आना जाना रहता था। इसके बाद में आगे अप्रैल के अंत तक, मतलब अप्रैल में क्या हो गया? यहाँ पे गर्मी स्टार्ट होने वाली है ना यहाँ पे, तो वे उत्तर दिशा में जाने लगते थे गर्मियों में चारागाहों के लिए। इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल एरिया, ये जो पीर पंजाल जो एरिया है, वो जो हिमालय का जो नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे होता है, वहाँ पे है, को पार करते हुए कहाँ? कश्मीर की घाटी में पहुँच जाते थे। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती थी, जमी हुई बर्फ़ वहाँ की मोटी चादर के रूप में पिघल जाती थी और वहाँ पे हरियाली छा जाती थी। इन दिनों में यहाँ उगने वाली जो तरह तरह की जो घास मवेशियों को पेट भरने के लिए काम आती थी, उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिलती थी, उससे वो पावरफुल भी हो जाती थी। तो इनका रहना ये था हमारा जम्मू। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल आते ही नाम आएगा गद्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के चरवाहों के जो समुदाय को किस नाम से जानते हैं? गद्दी के नाम से जाना जाता है। ये स्लाइड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव जैसे जम्मू वाले हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र वाले हैं, सब में एक जैसी थ्योरी मिलेगी यहाँ पे। गर्मियों में कहाँ वो ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। ये सभी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में, जैसे ही ऊपर सर्दी हुई नीचे आ गए, मवेशियों को झाड़ियों के चराते हुए जाड़ा बिताते थे। और जैसे ही गर्मी होती थी, अप्रैल आते आते, वो सेम थ्योरी है जो हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ी है। अप्रैल आते आते क्या करते थे? उत्तर की तरफ चल पड़ते थे, और पूरी गर्मियाँ लाहौल व स्पीति, ये जगह का नाम है वहाँ पे, लाहौल व स्पीति। जब बर्फ़ पिघलती थी तो ऊंचे दरें खुल जाती थी, और उनमें जो बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित जो घास के मैदान थे वहाँ जा पहुँचते, क्योंकि वहाँ पे चरवाने के लिए अच्छी उपयुक्त जगह मिलती थी। सितंबर
तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। क्यों? क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट होने वाली थी ना सितंबर के बाद में, तो वापसी में मैं लाहौल व स्पीति के जो गांव थे वहाँ पे फिर रुकते थे। इस समय क्या करते थे, वो गर्मियों की फसलें कटाते थे वहाँ पे, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में गर्मियों की फसलें कटती हैं, सर्दियों की फसलों की बुआई करवाते थे, बीच में काम करवाते थे ये। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरवाहों में चले जाते थे और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियों को लेकर दोबारा से गर्मियों में चरवाहों की तरफ रवाना हो जाते थे। सेम रिपीट है बातें। मध्य गढ़वाल जो ये रीजन है कि ऊंचे पहाड़ों में जो गुजर अपना मंडप मतलब झोपड़ी जैसा, पीछे मैंने बात की थी, दो चीज़ों से बनता है, रिंगड़ एक है, बांस और घास से मिलाकर। गुजर गडरिए बुग्याल में मिलने वाले, बुग्याल मतलब क्या था, घास का मैदान है ऊंचे पहाड़ों वाला, और रिंगड़ क्या है, वहाँ पे बांस है और घास से मंडप बनाते थे। इन्हीं मंडपों में इनका बसेरा मतलब ये उनका मकान होता था। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में मतलब रहने के लिए होता था। यहाँ पे गुजर घी निकालते थे और अपना बेचकर पेट पालते थे। इसके बाद में बात करें तो गढ़वाल व कुमाऊँ मीन्स दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, भाभर। सर गुजर समुदाय सर्दियों में भाभर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों मतलब बुग्याल। ये बार बार ये नाम रिपीट हो रहे हैं। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से यूपी के पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए, मतलब परमानेंट वहीं रहना शुरू कर दिया। तो ये सेकंड हमारा स्टेट था। उसके बाद में थर्ड स्टेट की बात करें, उत्तराखंड। उत्तराखंड सर्दी गर्मी के हिसाब से सेम, क्योंकि पहाड़ी रीजन है तो चारों स्टेट में सेम चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ पे चरगाह बदलते रहना, हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहे समुदाय दिखाई देते थे। यहाँ के बोटिया, सिरेप्पा, किन्नौरी, यही आपको याद करना है इसमें। यही पहले मैंने स्लाइड में पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। बोटिया, सिरेप्पा, किन्नौरी समुदाय कहाँ मिलता है, आंसर आएगा उत्तराखंड। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को डालते थे, बार बार वही रिपीट हो रहा है। इलाकों में पड़ने वाले चरागाहों में बेहतरीन इस्तेमाल करते थे, जो भी उपयुक्त लगता था उस टाइम के हिसाब से। जब एक चरागाह की हरियाली ख़त्म हो जाती थी तो वो क्या या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो क्या करते थे, किसी और चरागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चरागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच सकते थे, क्योंकि अगर बार बार एक ही जगह पशु को ग्रेजिंग कराएंगे, चराएंगे, तो वहाँ उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा और आगे घास मिलना कम हो जाता है। इसलिए एक जगह कम होने के बाद में दूसरी जगह कम होने के बाद में पहली जगह, और उनमें दोबारा हरियाली व ज़िंदगी भी लौट आती थी, मतलब दोबारा से सेम चीज़ हो जाती थी वहाँ पे। तो ये इनका तरीका था रहने का। अभी तक जो हमने बात की वो मोस्टली तीन स्टेट के बारे में की थी। चौथा हमारा स्टेट था, उसमें जो याक वाले जाते हैं उनकी कोई खास डिटेल नहीं है। अभी हम स्टार्ट करें पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में और रेगिस्तान के बारे में, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है, चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वो पठारों, मैदानों व रेगिस्तान में भी रहते। तो मतलब रहने की 4 जगह हो गई है, पहाड़, पठार, मैदान और रेगिस्तान। अब बारी बारी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो समुदाय रहता था उनका नाम क्या है, धनगर या धनगढ़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब 20वीं सदी के शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग कितनी थी, 4,67,000। उनमें से ज़्यादातर गडरिए या चरवाहे थे, लेकिन कुछ लोग कंबल व चादरें बेचकर भी अपना पेट पालते थे, कुछ भैंस भी रखते थे। जो धनगर गडरिए थे बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती है और मिट्टी की भी खास उपजाऊ नहीं होती, इसलिए चारों तरफ सिर्फ कटीले झाड़ियाँ होती हैं। बाजरे जैसी सूखी फसलें ही हो सकती थी यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ उगता नहीं था। मानसून में यह पट्टी धनगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरागाह बन जाती थी, क्योंकि जैसे ही बरसात होती थी बिल्कुल सूखा है, कंटीले हैं, झाड़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ मानसून के टाइम में वहाँ पे हरियाली हो जाती थी। इसलिए क्या होता था, अक्टूबर के आसपास धनगर बाजरे की कटाई कराते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चले जाते थे। ये इनका तरीका था रहने का। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद में वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण, ये फेमस जगह है, ये भी पूछ सकते हैं। कोंकण एरिया कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, इलाके में जाकर अपना डेरा डाल देते हैं।
ये इनका रहन सहन था। इसके बाद में अगर बात करें कोंकणी किसान भी, जैसे वो कोंकण में जाते थे तो इन चरागाहों का बहुत ही अच्छी दिल खोलकर मन से वेलकम करते थे, स्वागत करते थे। क्योंकि जिस समय धनगर कोंकण में पहुंचते थे उसी समय क्या होती थी, कोंकण में किसानों की खरीफ की फसल पक के तैयार होती थी, वहाँ उनको कटवाने में काम करते थे, रबी की फसल की बुआई का काम भी करवाते थे, दोनों काम कर लेते थे वो। धनगरों की जो मवेशियाँ थी वहाँ पे क्या काम करती थी, फिर खरीफ की जो कटी हुई फसल के बाद खेतों में जो बची हुई ठूंठ, ये मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऊपर वाला जो पार्ट है वो उनके पेट पालने के काम आ जाता था, और जो गोबर है खेतों में खाद का काम करता था, जिससे उपजाऊपन बढ़ता था। इसके बाद जो कोंकणी किसान थे धनगरों को साथ में क्या देते थे, चावल भी देते थे, क्योंकि वहाँ पे चावल होता था जिन्हें वे वापस अपने पठारी क्षेत्र में, जो निचले क्षेत्र में जाते थे सर्दियों के मौसम में, वहाँ ले जाते, क्योंकि वहाँ इस टाइप के जो अनाज होता था वो नहीं है। इसलिए मानसून की बारिश शुरू होते ही धनगर कोंकण व तटीय इलाकों को छोड़कर वापस उनके पठारों की तरफ लौट आते थे, क्योंकि वहाँ पे गिल्ली मानसून में जो भेड़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, गिले क्षेत्र में भेड़ें नहीं रहती। गिले क्षेत्र में कौन सा पशु रह सकता है, भैंस जो है वो फैलो जो है वो गिले क्षेत्र में रह सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भेड़ें गिले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये था महाराष्ट्र के बारे में। अब अगले स्टेट का नाम है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बिल्कुल हम इंडिया के नीचे पहुँच गए हैं। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अड़े पड़े हैं। इनमें क्या कौन से मवेशी, गाय, भैंस, भेड़ बकरियाँ और गड्डियों का ही बसेरा रहता है। गोला समुदाय, यहाँ 3 समुदाय हैं, याद हो तो, गोला, कुरुमा, कुरुबा। गोला समुदाय के लोग तो क्या करते हैं, गाय भैंस पालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इस लाइन में, ठीक से इसको याद करना है। गोला तो क्या पालते हैं, गाय भैंस, और कुरुमा और कुरुबा क्या पालते हैं, भेड़ बकरियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। हाथ से बने कम्बल भी बेचते हैं। ये लोग जंगलों व छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते हैं। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते हैं। या किसी की बात करें तो आपको कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ये समुदाय याद करना है। गोला समुदाय के लोग क्या करते हैं, कुरुमा कुरुबा समुदाय के लोग क्या करते हैं। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत, क्योंकि हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे पठार मैदान में आ गए, विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सर्दी गर्मी में तय नहीं होता। ये लोग बरसात मतलब पहाड़ी और सूखे मौसम में तटीय इलाकों के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। बरसात के टाइम थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं। इसके बाद में 3 चारों स्टेटों का थोड़ा मिश्रण लिखा है। महाराष्ट्र में से हमने अलग से पढ़ लिया, यूपी, एमपी और पंजाब इसमें मोस्टली रहेगा। तो पंजाबी समुदाय यहाँ पे फेमस नाम है, जो यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और एमपी में कई इलाकों में, तो ये इस नाम को याद करना ठीक से। ऐसे राजस्थान में मिलता है, तो 5 स्टेट ऐसे हो गए, यूपी, एमपी, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान में थोड़ा बहुत मिलते हैं। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। रास्ते में अनाज व चारे के बदले गांव वालों को खेत का काम करवा देते हैं, जुताने का, और दूसरी चीज़ें बेचते जाते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं अपने जानवरों के लिए अच्छी तरह की खोज करते हैं। ये सबका काम था, कॉमन काम है। 19वीं सदी की स्टार्टिंग की बात करें तो 1807 में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान कोई गोला समुदाय का दौरा किया था। उसमें जो उनका एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जिनके अनुभव में उन्होंने बताया कि उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गाँव में रहते थे। यहाँ से वे थोड़ी सी ज़मीन पर खेती भी करते थे, थोड़े बहुत जानवर भी रखते थे। घास के कस्बों में जाकर दूध व दूध उत्पाद भी बेचते थे। उनके परिवार बड़े होते हैं, एक एक घर में लगभग 7-8 नौजवान, उनमें से 2-3 लोग तो जंगल में जानवर चराते हैं और बाकी खेत संभालते हैं। तो कस्बों में जलावन की जो लकड़ी होती है छापर के लिए भी, पुआल के लिए भी पहुंचाते हैं। तो ये इनका रहन सहन तरीका। इसके बाद में बात करें तो राजस्थान की, तो राजस्थान वाले को ठीक से याद करना, क्योंकि हमारा जो पशु परीक्षण की जो भर्ती है खासतौर से उसके लिए राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय, यही इंपॉर्टेंट किस्म है। यहाँ पे रायका समुदाय रहता है। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं, सबको पता है। होती भी है तो भी बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती है, कोई फिक्स नहीं है। इसलिए बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती है।
इसके चलते रायका खेती के साथ साथ अपना चरवाई का काम करते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये चरवाई का काम क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे अन्य कोई काम नहीं है इतना, फसल नहीं के बराबर है, बरसात नहीं के बराबर है। बरसात में तो क्या होता है, ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये 4 जो रीजन है मैन में रायके अपने गांव में रहते हैं। क्योंकि इस दौरान उनको क्या होता है, थोड़ा बहुत जो चारा है, हरा घास है, टुकड़ा के आते आते सूखने लगता है, उससे पहले वहाँ मिल जाता है। नतीजा में ये लोग जैसे ही नए जगह की तलाश में दूसरे इलाकों में जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब क्या हुआ है, अगली बरसात में ये वापस लौट होते हैं। इसलिए तब तक बरसात नहीं होती तब तक उनको पशुओं को दूसरी जगह ले जाना जरूरी है पेट पालने के लिए। तो एक तबका ऊँट भी पालता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रायका मीन्स ऊँट से संबंधित है, जबकि कुछ भेड़ बकरियाँ भी पालते हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, जो थार रेगिस्तान की बात करें तो रायका समुदाय के ऊँट पाए जाने वाले सूखी कटीली झाड़ियों के सहारे ये सब ऊँट जिंदा रह सकते हैं यहाँ पे। तो ऊँट इस टाइप का प्राणी है, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत दूर बड़े बड़े इलाकों में चलना पड़ता है। अब तक जो बात की थी हमने, पहाड़ी क्षेत्र की बात की थी, पठारी की, मैदानी की, रेगिस्तान की बात की। अब नया टाइटल हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है औपनिवेशिक शासन और चरवाहे का जीवन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से थोड़ा सा इमोशन स्टार्ट होगा, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था, जो इंग्लिश शासन था, जो अंग्रेजों का शासन था, उनकी वजह से अभी तक जो हमने पढ़ा कहीं पर भी ऐसा कहीं व्यवधान नहीं आया था कि कहीं उनके रास्ते में रुकावट पैदा हुई है। लेकिन अब देखना, जैसे ये शासन लागू हुआ, मतलब ब्रिटिश शासन, अंग्रेज शासन लागू हुआ, इनके लागू होते ही कौन कौन सी प्रॉब्लम चरवाहों के जीवन में आई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। तो उपनिवेशक शासक अर्थात अंग्रेजों के शासक यानी जमाने में चरवाहों का जीवन, ये हमारा टाइटल रहेगा। तो इस शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। ये यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बदलाव कब स्टार्ट हुआ था अंग्रेजी शासन के बाद में, क्या क्या बदलाव आए उनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे। उनके चरागाह सिमट गए, उनका जो एरिया था जाने का, जो घूमने का एरिया था, कई किलोमीटर तक घूमते थे, लेकिन एरिया सिमट गया। फर्स्ट, इधर उधर आने जाने पर बंदिश। ये सेकेंड, चरागाह लिमिटेशन में होगा, सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगी। उनके जो लगान वसूल, ये थर्ड है, किया जाता था, उसमें भी वृद्धि हो गई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे व हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। ये 3 बातों से अपने आप अगली बात हो जाती है। चरागाह सिमटने से बंदिशें भी लगा दी, लगान वसूल होता था, इसलिए उनकी क्या है, उनके हिस्से में जो था खेती थी वो भी कम हो गई है। उनका जो पैसा था, उनका चलाने का जो काम था, वो भी क्या हो गया, इफेक्ट हो गया उसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या क्या चेंजिंग आई, हम यहाँ पे 3-4 बातें पढ़ेंगे। पहली ही बात, अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। पहली बात भी, अंग्रेज शासक, जो अंग्रेजी शासन था, जो अंग्रेज सरकार थी, वो इनके विरुद्ध क्यों हुई? क्योंकि वो क्या करते थे, खेती की ज़मीन में तब्दील करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो, वहाँ पे फसलें हो, पहला कारण। सेकंड, ज़मीन से मिलने वाली लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था, लगान मिलता था, खेती होने की संभावना थी। ये मैं जो राउंड कर रहा हूँ वो याद करना है इसमें। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय और बढ़ोतरी होगी, ये आय की स्रोत की बात होगी। लगान मिलता था तो आय अपने आप ही होगी। इतना नहीं, इससे क्या है, जो फसलें थी जैसे जूट पटसन बोलते हैं, कपास, गेहूँ, अन्य खेती चीज़ों की उत्पादन में भी इजाफा होता था। मतलब फसल याद करो यहाँ पे, इस टॉपिक में फसलें मिलना शुरू हो गई। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था, क्योंकि जो चरागाह की ज़मीन थी उससे लगान नहीं मिलता था और नई उपज मिलती थी। इसलिए अंग्रेज शासक क्या चाहते थे, इनको बेकार मानते थे, उसे खेती में लायक बनाना चाहते थे। तो ये 3 बातें हैं इसमें, खेती करना, लगान, आय, इनकम का सोर्स और फसलें। पहली बात। उसके बाद में सेकंड बात क्या है इसके, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित कर दिया गया। ये 1972 में आ गया है।
इस कानूनों की आड़ में सरकार ने क्या कर दिया, ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आरक्षित, इसके बाद में आएगा संरक्षित। इन दोनों को ठीक से याद करना है। आरक्षित कौन से होते हैं, जहाँ देवदार या साल जैसे कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं, तो इसके वजह से क्या इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आरक्षित में रिजर्व कर दिया, जहाँ रिजर्वेशन आ जाता है वहाँ पे क्या लग जाती है, पाबंदी लग जाती है। ये याद करना आपको। आरक्षण में क्या हो, यहाँ पे आरक्षित वन होते क्या हो जाए, वहाँ पे पाबंदी लगी। कई जंगलों को सुरक्षित घोषित कर दिया गया, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें 1972 की बात करें, तो ये अधिनियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। इसमें सुरक्षित कर दिया। यहाँ पे क्या है, घुसने की पाबंदी तो नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी फिक्स रूल रेगुलेशन होता था, वहाँ पे परमिट लेना पड़ता है, तब वहाँ पे हम घुस सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इनको ठीक से याद करना है, सेकंड चली थी। इसके बाद में वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली, क्योंकि अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक लगा दी गई जो पहले मवेशियों को बहुमूल्य चारा मिल जाता था, स्रोत मिल जाता था। उन क्षेत्रों में प्रवेश ही छूट दी गई, वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र। सिर्फ मतलब जा सकते हैं, मवेशियों को नहीं ले जाते, सिर्फ जाके देख सकते हो, मतलब सुरक्षित कर दिया गया। कड़ी नज़र भी रखते थे। दाखिले होने से पहले उनको परमिट लेना पड़ता था, और जंगल में उन्हें प्रवेश और वापसी की तारीख भी उस पर नोट करते थे परमिट पे, और वे जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या लिमिटेशन हो गई थी, उसकी वजह से बिल्कुल ज़िंदगी क्या तब्दील होगी, चेंज होगी। इसकी वजह से वन अधिनियम या अंग्रेज सरकार ने लागू किया था। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना भी हो। ये नहीं है पहले जहाँ चारा ज़्यादा होता था वहाँ ज़्यादा समय रुकते थे, घास कितनी भी क्यों न हो और चारों तरफ घनी हरियाली भी हो जाए, लेकिन उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी जो परमिट है उसके ऊपर हो गई थी। परमिट से पहले लिख दिया जाता था कि वो वहाँ कब तक जंगल में रुकेंगे। अगर वह समय सीमा पार कर जाते थे तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगता था वहाँ पे। ये सेकंड जोड़ी थी। उसके बाद में थर्ड अगर हम बात करें और क्या क्या कर दिया उन्होंने, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। उनको लगता था ये कोई चोर है भाई। एक जगह टिक कर रहने वाले, शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाले माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी मतलब शक की तरह से देखना और अपराधी की नज़र से देखना। 1875 में क्या कर दिया, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम, ये ठीक से याद करना है कब लागू हुआ, 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम। इस कानून के तहत दस्तकारों मतलब शिल्पकार होते हैं, व्यापारी हैं या चरवाहों के बहुत सारे समुदाय हैं, उनको अपराधी समुदाय की सूची कर दिया। कितनी अजीब बात है। यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, जो व्यापार का काम कर रहे हैं, चरवाहे कर रहे हैं, सबको यहाँ पे अपराधी यहाँ समुदाय के रूप में दिया गया है। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया है। ये जन्म से ही क्या है, कुदरत की देन के हिसाब से क्या अपराधी हैं। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गाँव या बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया कि आप वहाँ एक फिक्स उसी एरिया में रह सकते हो, उसके अलावा नहीं रह सकते। जहाँ आप सोचते हो वहाँ नहीं रहते। बिना परमिट के आवाजाही पर भी रोक लगा दी और पुलिस पर उनको कड़ी नज़र रखने के लिए भी बोल दिया। बिल्कुल जैसे वो बंदी हो, कैदी हो, इस तरीके से रहना पड़ता था। लास्ट में चौथी बात क्या थी, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलना भी चालू कर दिया था। ये पहले भी आ चुका है। ज़मीन पर, नहरों के पानी पर, नमक पर, खरीद फरोख्त पर, चीज़ों पर, सब पर ऐलान कर दिया कि आपको यहाँ पे लगान देना पड़ेगा। चरवाहों से चरागाहों में चलने वाले एक एक जानवर पर, देखो कितनी बड़ी बात है, एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा था। एक एक जानवर पर टैक्स लागू कर दिया गया था। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स मतलब 1850 के बाद में बात करें, 1875 की बात करें, प्रति मवेशी, क्योंकि यहाँ ये बात मानी की थी,
एक एक पशु पर प्रति मवेशी पर टैक्स की दर बढ़ाना भी शुरू कर दिया। पहले टैक्स लगाया, उसके बाद में बढ़ना शुरू कर दिया और टैक्स वसूलने की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत कर दी गई। टैक्स लेना ही लेना है। 1850 से 1880 मतलब 30 साल के दौरान बीच में जो हमारा नियम आया था 1877 में, दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया गया था। 1880 की अगर बात करें तो दशक तक आते आते सरकार ने अपने कार्यबलों को जोड़ के न्यायालय थे के माध्यम से सीधे डायरेक्ट चरवाहों से कर वसूलना शुरू कर दिया था। हर एक चरवाहे को एक पास जारी करते थे। किसी भी चरवाहे के दाखिल होने के लिए उसके पास पास होना जरूरी था, परमिट टैक्स अदा करना उस पर कि पास कितने दिन का है और उसने कितना टैक्स चुराया, दोनों बात उसके ऊपर लिखी होती थी। ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरा आ जाता है कई बार कि उसके पास के ऊपर क्या लिखा होता था कि कितने जानवर हैं, ये याद करना आपका एक तो, और कितना टैक्स, ये दोनों बातें उस पास के ऊपर लिखी होती थी, पास पर दर्ज है। इन बदलावों से चरवाहों की जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित किया, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है इसमें कि उनकी ज़िंदगी जो लाइफ थी किस टाइप से चेंज हो गई, क्या उनके ऊपर इफेक्ट आया, वो बातें इसमें लिखी हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, चरगाहों को सरकारी कब्जे में लेकर खेती में बदलना शुरू होने से चरवाहों का इलाका सिकुड़ गया। ये पहला इफेक्ट आया है, इलाका सिकुड़ने लगा। जंगलों को आरक्षण की वजह से मवेशियों को जंगलों में ले जाने की आज़ादी नहीं रही। इलाका सिकुड़ गया, आप अपने पशुओं को वहाँ नहीं ले जा सकते। बचे खुचे चरगाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इस लाइन को ठीक से पढ़ना है। बचे खुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि चरागाह की जो एरिया था वो तो कम हो गया, पशु क्या थे उनके पास ज़्यादा थे, इसलिए ये थर्ड आंसर है। इलाका सिकुड़ने लगा, एरिया छोटा लेकिन पशु ज़्यादा थे, तादाद क्या हुई, पॉपुलेशन क्या हुई, वहाँ पे बढ़ गई। इसके बाद में चरागाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल, ये दो चीज़ें देखो यहाँ पे, से चरागाहों का स्तर गिरने लगा। ये अगला आंसर है यहाँ पे। पहला, इलाका सिकुड़ गया, आज़ादी नहीं थी, तादाद पशुओं की ज़्यादा हो गई और बंदिश व बेहिसाब की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे उसमें जो जितना घास था वो क्या, उनकी क्वालिटी थी वो क्या डाउन करके उसी जगह बार बार पशु करते थे। क्योंकि पहले अदला बदली होती थी, क्या रोटेशनल ग्रेजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, अदला बदली। चरागाह हरे भरे हो जाते थे, लेकिन अब अदला बदली बंद हो चुकी थी, इसलिए क्या हो गया, वहाँ पर उसका लेवल क्या हो गया, गिर गया। तो ये सारे जो राउंड वाले किस्म बनते हैं। चारा कम पड़ने की वजह से क्या हो गया, जानवरों की जो सेहत थी तादाद भी गिरने लगी, पशु कमज़ोर हो गए, भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। ये इतने रीज़न, इतना इफेक्ट इसमें आया है। इसके बाद में अगले टाइटल डाला मैंने, चरवाहों ने इन बदलावों को कैसे हैंडल किया, कैसे सामना किया। पहले स्लाइड में तो हमने क्या पढ़ा है कि क्या क्या इफेक्ट आए, इलाका सिकुड़ गया, सारा हमने पढ़ा। अब उन्होंने इन चेंजेस को कैसे फेस किया, कैसे मतलब सामना किया। चरवाहों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी, दिमाग लगाया उन्होंने, क्योंकि अगर ज़्यादा पशु होंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्वालिटी ख़राब हो गई, चरवाह की क्वालिटी ख़राब, पशु मरने लगे, भीड़ ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि पशु ज़्यादा रखेंगे तो पशु एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि उतना उनको घास नहीं मिल पाता था उनको खाने के लिए, तो संख्या कम कर दी है। आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे सामना किया, तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, संख्या कम कर दी और नए चरागाह ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद में मिसाल के तौर पर जैसे 1947 की बात करें, ऊँट व भेड़ पालने वाले रायका न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु घाटी के किनारे अपने जानवरों को चला सकते थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो खींची हुई सीमा रेखा थी उन्हें उस पार जाने से रोक लगा दी थी, इसलिए वो अब हरियाणा के खेतों में आ गए। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि रायका पहले तो सिंध व सिंधु घाटी के किनारे के आसपास अपने जानवरों को चलाते थे, लेकिन रोग की वजह से, बदलाव की वजह से उन्होंने कहाँ जाना शुरू कर दिया, हरियाणा के खेतों में। यहाँ क्या किया फिर, कुछ धनी चरवाहे ज़मीन पर खरीद कर, क्योंकि जो पशु थे उन्होंने कम किए, पशु बेच दिए, पशु बेचने से जो भी इनकम आई, ज़मीन खरीद ली, ज़मीन खरीद कर एक जगह पर रहने लगे।
मतलब चरवाहे वाला काम उन्होंने, घुमंतु चरवाहे वाला काम क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ज़मीन खरीद कर उन्होंने क्या कर दिया, उनके पास ज़्यादा पैसे जिनके पास नहीं थे वो क्या करते थे, सूदखोरों से जो ब्याज पे पैसे देते थे उनसे कर्ज लेकर दिन काटने लगे, ऐसे मतलब टाइम निकालना शुरू कर दिया, मजदूर बनकर रह गए। ये सामना किया तो ये हालत हुआ था। जिनके पास थोड़े ज़्यादा जानवर थे और थोड़े धनी थे उन्होंने तो ज़मीन खरीद कर वहाँ रहना शुरू कर दिया, लेकिन जो गरीब थे वो मजदूर बनकर रह गए, अपने मवेशियों से भी हाथ धो बैठे। इन सब के बावजूद भी चरवाहे न केवल जिंदा थे बल्कि कई जगह तो उनकी संख्या में बढ़ गई। ये देखो बड़ी बात है ये, मतलब ऐसी कंडीशन में रहना, उसके बाद में मतलब जिंदा ही नहीं संख्या में बढ़ गई है। दुनिया के मिजाज से तालमेल बैठाकर दूसरे काम भी करने लगे। पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम बोलते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावसायिक रास्ता है। मतलब ऐसे रीजन में सिर्फ चरवाहे ही अपना जीवन बिता सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। अभी तक हमने इंडिया की चर्चा की, अब हमारा टॉपिक यहाँ चेंज हो रहा है। जो हमारे चरवाहे थे, हम अगर बात करें तो इंडिया अफ्रीका, दो नाम सबसे पहले आपको याद करने। इंडिया के चरवाहे जो थे उनको हमने दो भागों में बांटा, पहाड़ी वाले एरिया, दूसरा क्या था पठारी मैदान और रेगिस्तान। अब हम अफ्रीका में चलते हैं। यहाँ इंडिया वाला जो चैप्टर था, हमारा इंडिया वाला जो पार्ट था यहाँ कंप्लीट हो गया। चरवाहों का जीवन अफ्रीका में कैसा था, ये इंडिया से भी बहुत दुर्दशा इनकी हुई है बाद में, अंग्रेजी शासन के बाद में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दुनिया में आधी से ज़्यादा आबादी, मतलब चरवाहों की आबादी अफ्रीका में निवास करती है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे। इसके बाद में आज भी अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह से चरवाही गतिविधियों पर आश्रित हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। मतलब आधी से ज़्यादा आबादी यहाँ पे। इनमें कौन कौन से समुदाय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। एक साथ लिखा है मैंने, वैसे आगे ग्रुप में डाल रखा है मैंने, तो ग्रुप बना रखे हैं इनके। बेदुइन्स, बर्बर्स, मासाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने वाले समुदाय हैं। तो ये आपसे नाम पूछ सकते हैं कि कौन कौन से समुदाय अफ्रीका में मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये इंपॉर्टेंट जो कहे जाने वाले मतलब जो फेमस है वहाँ पे, उनकी चर्चा है। इनमें से ज़्यादातर कहाँ अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय बैल क्या क्या रखते हैं, गाय बैल ऊँट बकरी भेड़ गधे, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कौन कौन से पशु रखते हैं। दूध मांस पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार का काम भी करते हैं, यातायात संबंधी भी काम करते हैं, और कुछ चरवाहे के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाहे से होने वाली जो मामूली आय है उससे गुजरने वाले से कोई भी धंधा कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कंपैरिजन में बात करें तो हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के बाद में गहरे बदलाव आए। इंडिया में नहीं, अफ्रीका में भी। जैसे इंडिया में अंग्रेजी शासन के बाद में सब कुछ चेंज हुआ, चरवाहों की ज़िंदगी है वो बदल गई, तो ऐसे ही अफ्रीका के जो चरवाहे थे उनकी ज़िंदगी में गहरे बदलाव आए। कैसे आए? मासाई समुदाय इसका फेमस समुदाय है जिसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। मासाई जो पशुपालक है मोटे तौर पर कहाँ मिलते हैं? पूर्वी अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मासाई जो समुदाय है अफ्रीका का, मासाई जो समुदाय है, चरवाही जो समुदाय है, कहाँ मिलता है? पूर्वी अफ्रीका में। अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका मिलता है। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में। तो ये दोनों नाम भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पूर्वी अफ्रीका के कौन से पार्ट में? कीनिया और तंजानिया। नए कानूनों व बंदिशों की बात करें की वजह से न केवल उनकी ज़मीन छीन ली गई बल्कि सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदली गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। ये चेंजिंग की बात है। यहाँ मैंने बिल्कुल समरी में कुछ अन्य कंट्री के बारे में भी लिखा है अफ्रीका के अलावा। जैसे एशिया की बात करें तो मध्य एशिया और दक्षिणी पश्चिमी एशिया 2 भागों में बांटा है।
यहाँ टाइटल है एशिया के जलवायु। एशिया में दो पार्ट, मध्य और दक्षिण पश्चिमी। और मध्य एशिया की बात करें कौन कौन से यहाँ पे कंट्री आएंगे, कौन कौन से देश आएंगे? तिब्बत, रूस, मंगोलिया और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। और अगर हम दक्षिण पश्चिमी एशिया की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी कंट्री है? ईरान, इराक है, तुर्की है, सूडान और सऊदी अरब है। ये कंट्री किस में है? दक्षिण पश्चिमी एशिया में है। और ये कंट्री किस में? मध्य एशिया में। यहाँ पे किस टाइप के समुदाय हैं? ये समुदाय है इन कंट्रियों में मंगोल, कजाक, किर्गिज नाम के समुदाय हैं। और इन कंट्रियों में बंटू व बंदुईन नाम के समुदाय हैं। यहाँ पे किस टाइप के पशु पाले जाते हैं? ये कंट्री हैं, ये समुदाय है, ये क्या पशु है? इन समुदाय वाले क्या पालते हैं? गाय, बैल, भेड़ और घोड़ा। तो इस समुदाय वाले क्या पालते हैं? भेड़, बकरी, अवाला बकरी और ऊँट पालते हैं। अगर हम कुंडा प्रदेश की बात करें तो कंट्री की बात करें तो ये कंट्री हैं साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्वे, स्वीडन। यहाँ किस टाइप के समुदाय हैं? ये समुदाय हैं, ये कंट्री है, ये क्या पशु है? मस्क, बैल, रेंडियर। पूर्वी अफ्रीका की बात करें तो सहारा स्थल, तंजानिया, कीनिया। ये याद हो तो आपको अभी स्टार्ट हुआ तो मैंने बताया था अफ्रीका में हम कौन सी स्टडी करेंगे? पूर्वी अफ्रीका की। तो पूर्वी अफ्रीका में किस टाइप का जो कौन कौन से देश की बात करें? तंजानिया और कीनिया की बात करेंगे। ये समुदाय वहाँ पे नाम आए थे: बेंदुई, बर्बेर्स, मासाई, बोरान और तुर्काना। क्या पालते हैं? गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊँट, गधा। तो ये नीचे वाला है, ये ठीक से याद करना है, ये सिलेबस में है। पूर्वी अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया मुख्य रूप से ये 5 टाइप के समुदाय हैं। ये यहाँ पे 6 टाइप के यहाँ पे पशु हैं। तो वहाँ पे सरवाहों का क्या हुआ? ये अगर तो आपसे किसी पूछे तो क्या हो गया वहाँ पे? मसाइयों की हम बात करें क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ऐसे समुदाय हैं, लेकिन जो मसाई जो समुदाय है सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज शासक से पहले मसाई लैंड की बात करें, ज़मीन की बात करें तो इलाका उत्तरी कीनिया और तंजानिया, ये दोनों नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। कीनिया और तंजानिया, कीनिया मतलब उत्तरी कीनिया की बात करें यहाँ पे। तंजानिया के घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट किस्में हैं। जो इन दोनों के जो घास के मैदान हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टेपीज। इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे इनकी इसकी जो क्या नाम था? कंपेरिजन याद रखना है इसको। वहाँ पे इसकी जगह क्या नाम था? बुगियाल। वहाँ पे इसकी जगह नाम था बुगियाल, यहाँ पे नाम है स्टेपीज तक फैला हुआ है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मार्केट शुरू हो गई और बहुत सारे इलाकों में छोटे छोटे उपनिवेशक में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया, मतलब अधीन हो गई। इसकी वजह से 1885 में आगे क्या हुआ? ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड को 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब देखो यहाँ पे तो मसाई की जो लैंड थी 2 बराबर भागों में कब बटी? 1885 में। ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिया के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उनको 2 पार्टों में बांट दिया। बाद के सालों में सरकार ने क्या कर दिया? गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन जगहों को अपने कब्जे में ले लिए। ये सेकंड काम कर दिया। मसाइयों को दक्षिणी कीनिया व ऊपरी तंजानिया के छोटे छोटे इलाकों में समेट दिया, मतलब उनकी लिमिटेशन कर दी। जैसे इंडिया में वैसे वहाँ पे कीनिया पूरा नहीं दिया, तंजानिया पूरा नहीं दिया उनको। इसकी वजह से औपनिवेशिक शासन ने क्या कर दिया? पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उनका लगभग 60% हिस्सा, देखो 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया और उन्हें ऐसे छोटे इलाकों में कैद कर दिया जहाँ न तो अच्छी बारिश और न ही हरे भरे चरागाह। तो बहुत मुश्किल पैदा हुई। 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया और बहुत सारे चरागाहों को तो शिकारगाह बना दिया। वहाँ पे क्या हंटिंग, शिकार का काम आने लगा। कीनिया की अगर बात करें तो कीनिया में मसाई मारा हुआ है संबूर नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक से इसको याद करना है।
मसाई मारा व संबू नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क वहाँ पे। और तंजानिया में कौन सा पार्क है? सेरेनगेटी पार्क। ये पार्क दोनों मसाई मारा और संबू किसमें है? केनिया में है। तंजानिया में कौन सा पार्क है? सेरेनगेटी पार्क। जैसे शिकार का इसी तरह अस्तित्व में आए, मतलब अंग्रेजी शासन ने दोनों नेशनल पार्क को यहाँ शिकारगाह बना दिया जहाँ पे पहले पशु चरते थे। इन आरक्षित जंगलों में चरागाहों का आना जाना क्या है? मना कर दिया, आरक्षित कर दिया। इन इलाकों में न तो शिकार कर सकते थे, न ही अपने जानवरों को चरा सकते थे, बंदिश लगा दी। मिसाल के तौर पर अगर बात करें सेरेनगेटी पार्क की बात करें, 14,760 वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया है। ये भी अगर पूछे तो से ज़्यादा का क्षेत्रफल मसाइयों के चरागाहों पर कब्जा करके बनाया गया है। इतना बड़ा एरिया सिर्फ एक पार्क का है। यहाँ पे सेरेनगेटी पार्क की बात कर रहे हैं, सेरेनगेटी पार्क का इतना बड़ा एरिया है, इसका तो अलग है ही। तो इतने बड़े एरिया पे कब्जा करके वापस शिकारगाह बना दिया है जहाँ उनके पशु चलते थे। सरहदें बंद हो गई, मतलब ये सेकेंड चेंज है। मसाइयों की तरह अन्य जल चरवाहे थे, विशेषकर आरक्षित इलाकों की सीमा कैद कर दी गई। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों में सीमाओं को पार नहीं कर सकते थे। विशेष परमिट्स के बिना वहाँ पे अपने पशुओं को नहीं ले जा सकते थे। अगर परमिट भी हासिल करना मुश्किल था, कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता था उसको सजा भी मिलती थी। तो बहुत ही दुर्दशा थी उनकी, बहुत ही मुश्किल। इसके बाद में बात करें, जब चरागाह सूख जाते हैं तो क्या हो गया? परंपरागत रीति रिवाज के बेस में जो पावर के तौर पर चरवाहे घुमंतु नेचर के होते हैं, ये यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतुपन की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं, क्योंकि सभी टाइप के मौसम में रहते हैं, संकट से बच निकलते हैं। लेकिन अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया है। सूखे के सालों की बात करें तो मसाइयों को बहुत सारे मवेशियाँ भूख व बीमारियों की वजह से मारे जाते थे, क्योंकि 2 सूखे पड़े थे। यहाँ पे 1933 और 34 की बात करेंगे। 1933 में जांच से पता चला था कि कीनिया में मसाइयों के पास इतने मवेशी देखो 7,20,000 और 8,20,000 क्या थी? भेड़ें थी और 1,71,000 गधे थे। इतनी पॉपुलेशन थी। लेकिन जैसे ही 1933 और 1934 में 2 साल सूखे के बाद क्या हुआ? इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। सारा कुछ बंदिशों की वजह से था। अगर ये बंदिश से नहीं होती तो दूसरी जगह चले जाते तो इतनी पॉपुलेशन का नुकसान नहीं होता वहाँ पे। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग थे वो क्या हुए थे? वो उन्होंने जगह बदलने से उन्होंने अपना अलग काम शुरू कर दिया। जैसे ही सरकार आई, ओपिनियन काल आया, अफ्रीका में बाकी स्थानों की तरह मसाई में भी आए बदलाव से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। ये हमारा टाइटल है। यहाँ पे क्या हुआ? उपनिवेशक बनने से पहले मसाई समाज 2 काम करते थे। पहले की बात कर रहे हैं, 2 सामाजिक श्रेणियों में बांटा गया था। पहला नाम है एक वरिष्ठ जन, जिसको एल्डर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब बड़े। दूसरा है योद्धा, जिसको वॉरियर्स बोलते हैं। वरिष्ठ जन क्या करते थे? वहाँ पे शासन चलाते थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन से पहले की बात हो रही है, क्योंकि बाद में तो शासन कौन चलाता था? अंग्रेज चलाते थे। पहले मसाइयों के 2 ग्रुप थे। पहले ग्रुप का नाम क्या है? एक वरिष्ठ जन था और दूसरा ग्रुप क्या है? योद्धा। तो जो वरिष्ठ जन थे, एल्डर्स थे, वो क्या करते थे? शासन चलाते थे। और योद्धा थे, वो क्या करते थे? उनमें नौजवान थे, वो समुदाय की रक्षा करते थे। उसके अलावा दूसरे कबीलों की मवेशियों को छीन कर लाते थे। ऐसे यहाँ पर पावर दिखाई देती थी गेम की तरह। आगे देखो क्या लिखा है? चरवाहों की ताकत इन्हीं अमलों से तय होती थी कि किसमें कितनी ताकत है, कि दूसरे कबीले के दूसरे पशुओं को चुरा के लेके आना ताकत माना जाता था। ऐसा योद्धा करते थे। योद्धा गहरे लाल रंग की शोका, ये जीके में किससे पूछ सकते हैं अलग से। 2 टाइप के मसाई को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप का नाम क्या है? वरिष्ठ जन है, वो शासन चलाते थे। और योद्धा क्या करते थे? अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरे कबीले की पशुओं को छीन के लाते थे।
और उनका रहने का तरीका क्या था, गहरे लाल रंग की शुभ्र, मतलब कि ये परिधान है, मतलब पहनने वाला जो ड्रेस है वो किससे मिलकर बनती, ऊन से, कपड़े से, रुई से, और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते थे। आप नेट पे इनकी फ़ोटो पे सर्च कर सकते हो। और स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते थे, भाला रखते थे, एक भाला याद रखना यहाँ पे। वो चमकदार मोतियों के आभूषण थे। और शुनका जिसमें जो इनका जो प्रधान था पहनने वाला, उसको ऊनी वस्त्र से बना होता था। ये 3 चीज़ें हैं कि योद्धा गहरे लाल रंग के शुनका पहनते थे, चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते थे, और नोक वाला 5 फुट लंबा लगभग भाला रखते थे। बारीकों से संवारे गए उनके बाल गेरू के रंगों से रंगे होते थे। ऐसे बहुत ही रेडिश जैसे कलर आता है, उसमें जैसा गेरू कलर होता है। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए, जैसे इंडिया में करते हैं वैसे ही, उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुँह करके खड़े होते थे। योद्धा समुदाय की रक्षा गढ़ के पशु चलाते थे, लेकिन सूखे मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चलाते थे। ये तो नॉर्मल उनका काम था। लेकिन आपको ये ड्रेस के बारे में थोड़ा सा याद करना है। उनके बाल है ना, सवारे थे गेरू रंग से। तो ये यहाँ पे लेसन वैसे कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ निकालनी है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट उन्होंने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत रखे थे। उन मतों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। ये गिब्सन कौन थे, वन संरक्षक थे, दार्जिलिंग में थे, 1917 में थे। उन्होंने क्या बताया, चरवाही के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात थी उनकी बताई हुई। जो एरिया, जो जंगल चरवाहों के लिए फिक्स कर दिया गया, उसका प्रयोग और कोई नहीं करेगा। वहाँ से इमारती लकड़ी और ईंधन का इकट्ठा भी नहीं किया जाएगा, जो मुख्य उत्पाद होते हैं। ये उन्होंने टिप्पणी दी थी। ऐसी कुछ और टिप्पणियाँ हैं। 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इन्होंने क्या बताया, बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रक्षा उद्योग व कृषि प्रायोगिक उद्योग के लिए सरकार द्वारा चरागाहों के अधिग्रहण की वजह से चरवाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल में बहुत भारी गिरावट आई। ऐसा कथन किसने दिया था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने दिया। इसके बाद में मसाइलैंड व किलिमंजारो पहाड़ी के बारे में यहाँ लिखा है। बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई क्या करते थे, मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे थे जो उनके इलाकों में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो तो क्या, जो ज़्यादा मांस का सेवन वो करते थे। लेकिन उनको ऐसी जगह पर रहना पड़ा, इसलिए मक्का, चावल, आलू ये यूज करना शुरू कर दिया। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए ज़मीन पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, उनकी थ्योरी है, उनकी मानसिक ये सोच थी, फसल उगाने के लिए ज़मीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध। ये उनका कथन है मसाइयों का। यदि आप ज़मीन पर खेती करते हैं तो खेती करेंगे तो क्या है, चरवाई के लिए क्या होगी, लायक नहीं रहती। जहाँ खेती होगी वहाँ पे चरवाई नहीं होगी, जहाँ चरवाई होगी वहाँ पे क्या होगी, खेती नहीं होगी। इसलिए उनका मानना था कि ज़मीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है, और ज़मीन पर खेती नहीं करने का, खेती करेंगे तो चरवाई नहीं कर सकते। तांगानिका जो था एरिया था, ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे जर्मन में ईस्ट अफ्रीका कहा जाता है। इसका नाम है तांगानिका। 1919 ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। कब आ गया, 1919 में। किसने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने। 1961 में उसे आज़ादी मिली। कब्जा 1919 में, आज़ादी 1961 में मिली। 1964 में क्या हुआ, रंग भेद के विलय के बाद उसे तंजानिया नाम दिया गया। ये नाम आपको याद हो तो हमने सबसे पहले क्या किया था, अफ्रीका में क्या किया थे, 2 नाम कर दिए थे। एक तो क्या है कीनिया, दूसरा क्या कर दिया, तंजानिया। दोनों नाम है इसमें। अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका की अगर बात करें, नामीबिया
काओ को लैंड चरवाहे परंपरागत रूप से, कोआ को लैंड और पास में स्थित ओवामो लैंड के बीच आते जाते थे। ये दो लैंड का नाम है, ये तो काओ को, दूसरा क्या है ओवामो को, दो जगह के नाम है, नामीबिया में है दोनों। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त, अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं की बात करें, अंग्रेजी शासन की बात करें, तो दूर इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगी, जिससे उन्हें पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना क्या पूरी तरह बंद कर दिया गया। ऐसी एक स्लाइड आ गई। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ठीक से याद करना है। अम्बोसेली नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क का नाम है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल की बात करें तो 24 करोड़ कैनेडियन शिलिंग, लगभग 25 करोड़ डॉलर, इतनी ज़्यादा कीमत 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर, हमारे तो अरबों खरबों की वैल्यू हो गई है, इतनी ज़्यादा इस पार्क की, अम्बोसेली पार्क की। और आगे लिखा है किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर गुजरती है। ये तो यहाँ पे नेशनल पार्क है, ये तो यहाँ पे नेशनल पार्क है, इसकी इतनी कीमत है। ये पर्यटन की बात करें तो यहीं पे किलिमंजारो नाम की जल परियोजना चलती है। तो कौन सी जल परियोजना चलती है, एक प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। इसी इलाके से होकर चलती है, लेकिन यहाँ रहने वाले जो समुदाय हैं, जो मासाई हैं, न तो उनको पीने का पानी मिलता है यहाँ पे, न सिंचाई के लिए इस परियोजना से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों लोग हैं यहाँ पे, न तो सिंचाई न पीने का पानी। इस वजह से क्या है, घास के बिना मवेशियाँ, बकरियाँ, भेड़ें कुपोषण का शिकार, जिससे चरवाहों के परिवार और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगा। बहुत ही दुर्दशा हो गई है इसकी वजह से। यहाँ पे जल परियोजना भी थी तो भी उनको बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे नेशनल पार्क है तो भी उनको क्या है, पाबंदी है। लास्ट जो मासाई है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते कि मासाई क्या चीज़ है, किससे मासाई नाम पड़े। मासाई अगर हम दो भागों में बांटे, माँ और साई, माँ शब्द से लिया गया है, माँ साई का मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे लोग। ये भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि मासाई का अर्थ क्या है, मेरे लोग, माँ साई मेरे लोग। परंपरागत रूप से मासाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग हैं। ये बात इंडिया की तरह ही है, सेम टू सेम, जो अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं, दूध और मांस पर आधारित है। ऊंचे तापमान व कम वर्षा, ये दो रीज़न है, टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा और बारिश वहाँ बहुत ही कम के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्धशुष्क व विषुववर्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं, तो ये नॉर्मल बात है। वहाँ पे सूखा क्या है, नॉर्मल बात है, वहाँ पे क्या है, ये गर्म हालात नॉर्मल बात है। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर भी जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ये तथ्य थे, लेकिन आपको बेसिकली मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ ऐसे ही याद रखना कि इंडिया और अफ्रीका, उसके बाद में इंडिया में कितने प्रकार के थे, अफ्रीका में कितने प्रकार के थे, उसके बाद में अफ्रीका की डिटेल की बात करें तो मासाई समुदाय है, उसके बारे में आपको याद करना है। फिर भी इसमें कोई आपको समझने में दिक्कत हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।